नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल नगरकर और आप सबका इस वीडियो में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जून 2024 में यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है और उसकी तैयारी में हर कोई प्रिपरेशन कर रहा है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं। दूसरा पेपर आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित होता है, लेकिन पेपर वन सबके लिए कॉमन होता है और वही पेपर हम उसे डिसाइसिव पेपर कहते हैं, क्योंकि उस पेपर के मार्क्स पर आधारित आपका क्वालिफाई होना न होना यह तय होता है। तो आज के इस वीडियो में पेपर वन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट represents the nature and objective of teaching and learning। टीचिंग को अध्यापन कहते हैं और लर्निंग जो है उसे अध्ययन कहते हैं। अध्यापन और अध्ययन में जो आपको जो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं, उसमें से 3 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपके टीचिंग एंड लर्निंग के नेचर एंड ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे कौन सा है। पहला ऑप्शन ये है, टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। तो टीचिंग और लर्निंग ये तो कोई बाजार नहीं है जो कि किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं और बायर आपकी वस्तु को ले रहा है, ऐसा तो नहीं है। इस वजह से टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। शिक्षा का एक उद्देश्य है कि हमारे जो छात्र हैं उनको अच्छे नागरिक बनाना, यह एक उद्देश्य है शिक्षा का। इस वजह से टीचिंग इज सोशल एक्ट जो है यह सही है। वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। पर्सनल एक्ट मतलब शिक्षक कितना भी अच्छा सिखाए, लेकिन उस छात्र के ऊपर निर्भर होता है वह छात्र उस शिक्षा को किस प्रकार से ग्रहण करता है। हर एक की अलग अलग क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार वह पर्सनल एक्ट हो जाता है लर्निंग का। तो यह वाक्य बिल्कुल सही है और यह रिप्रेजेंट भी करता है टीचिंग लर्निंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद देखेंगे, टीचिंग implies learning whereas learning does not imply teaching। मतलब टीचिंग तो implies लर्निंग को करता है, लेकिन लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई द टीचिंग। मतलब यह कि अध्ययन और अध्यापन यह दो प्रक्रिया है और अध्यापन का उद्देश्य ही किसी को अध्ययन करवाना है। अध्यापन का उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू टीच somebody and learner has to learn something। ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का, वो सही है। वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि अध्ययन खाली टीचिंग से ही होता है। अध्ययन तो सेल्फ लर्निंग से भी होता है। ऐसे बहुत सारे माध्यम है जिससे आपका अध्ययन होता है। इस वजह से वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग, ये पूरा वाक्य सही है। ये जो है ये सी भी सही है, करेक्ट है। अब डी देखेंगे, टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। मतलब टीचिंग का एक तरफा अर्थ नहीं है कि बस आप वो नॉलेज को डिलीवर करते जाओ और जो आपके आगे छात्र बैठा है उसको वो रिसीव करते। मतलब इंटरैक्शन ज़रूरी है, इस वजह से ये वाक्य भी गलत है। ई जो है, टीचिंग इज एन इंटरैक्शन इज triadic in nature whereas learning is an active engagement in a subject domain। तो यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है ट्रायडिक। ट्रायडिक का अर्थ क्या है? तीन बातें। ट्रायडिक का अर्थ क्या है? टीचिंग इज एन इंटरैक्शन एंड इज ट्रायडिक इन नेचर। मतलब तीन बातें टीचिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन सी तीन बातें हैं?
पहला घटक है टीचर, दूसरा घटक है स्टूडेंट और तीसरा घटक है कंटेंट। इस वजह से उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है ट्रायडिक, मतलब तीन बातों का, तीन घटकों का, टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट। इन नेचर, वेयर एज लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन द सब्जेक्ट डोमेन। मतलब यह कि लर्निंग जो होता है, अध्ययन जो होता है, वह एक्टिव एंगेजमेंट होती है अपने सब्जेक्ट डोमेन में। इस वजह से यह भी वाक्य सही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? बी, सी एंड ई। बी, सी एंड ई, बी, सी एंड ई is correct option. Code number 1 BCE is correct answer. So we'll see next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ आपको प्रश्न पढ़ते समय ही बहुत सावधानी बरतनी होगी। जो भी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं उसको ठीक तरह से पढ़ना होगा, उसका अर्थ निकालना होगा। प्रश्न क्या है? फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अध्ययनकर्ता जो है उसके जो वैशिष्ट्य है यह नीचे दिए हुए हैं और वह आपको आइडेंटिफाई करना है। which would facilitate teaching learning system to become effective। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाते हैं। चूज द करेक्ट कोड टू इंडिकेट योर आंसर। तो ऐसे कोड को आप चूज करिए और आप उत्तर इंडिकेट करिए। तो अभी देखिए, पहला जो है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर। हमेशा टीचर को ये याद रखना होता है कि जिस विषय को, जिस घटक को मैं पढ़ाना चाहता हूँ उसका प्रायर नॉलेज, उससे संबंधित प्रायर एक्सपीरियंस लर्नर के क्या है। ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण घटक है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर। उस प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर के हिसाब से आपको आपकी टीचिंग की मेथड चयन करनी होती है, ये बात है। दूसरा ऑप्शन देखिए, लर्नर्स फैमिली लीनेज। लर्नर्स फैमिली लीनेज, ये लीनेज जो है उसका अर्थ क्या है? वंशावली। वंशावली है। लर्नर्स फैमिली वंशावली मतलब आप ऊंचे खानदान के हो या आप जो भी है, ये मैटर नहीं करता। इस वजह से बी नहीं होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी जो कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्ट करेगी। तीसरा ऑप्शन देखिए, एप्टीट्यूड टू द लर्नर। अभी एप्टीट्यूड का अर्थ क्या है? अभियोग्यता। अभियोग्यता, लर्नर की जो क्षमता है, लर्नर की जो योग्यता है उस पर निर्भर करता है कि लर्नर का लर्निंग जो है किस प्रकार से होगा। तो एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब उस आयु के हिसाब से उसकी मेंटल ग्रोथ, उसकी शारीरिक ग्रोथ, उसकी बौद्धिक ग्रोथ हो गई है। अगर है तो वह अच्छी तरह से उसको पढ़ सकता है, लर्न कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, लर्नर्स फूड हैबिट एंड हॉबीज़। उसके जो छंद है, उसकी जो फूड हैबिट है, जो खाना खा रहा है वो उसकी हैबिट किस, तो ये इतना मायने नहीं रखता है। लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन, वो कौन से धर्म से बिलोंग करता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो ई भी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, ए। उसके बाद सी, एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, और डी, लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ए, सी, डी, 4 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या है? ऑल टीचिंग इम्प्लीज लर्निंग। रीजन क्या है? लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। अभी देखिए, ऑल टीचिंग इम्प्लीज लर्निंग मतलब टीचिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी को पढ़ाना है और कोई लर्न करने वाला है, यह मुख्य उद्देश्य होता है। तो वाक्य सही है, ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए, लर्निंग टू बी यूजफुल, ठीक है। लर्निंग टू बी यूजफुल मतलब दूसरों को यूजफुल होना चाहिए, ठीक है।
मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, मतलब वो लर्निंग जो आप करेंगे वो टीचिंग से ही उत्पन्न होगा, ऐसा वह कहता है। इस वजह से यह वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि टीचिंग के अलावा भी आपके ऐसे एक्सपीरियंस अध्ययनार्थी लेता है तो उससे भी उसको अध्ययन होता है, लर्निंग हो जाता है। इस वजह से इट मस्ट बी डिराइव्ड, अगर मस्ट शब्द नहीं होता तो यह वाक्य भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, खाली टीचिंग से ही उसको अध्ययन होता है, यह तो वाक्य गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमने तीसरा प्रश्न देखा था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मुड़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट अ टीचर इज इंटरप्रिटिंग हिज और हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, दिस विल बी कॉल्ड। अभी देखिए, ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो हमें ठीक ढंग से उसे पढ़ना होता है, ठीक ढंग से उसे पढ़ना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट। समेटिव टेस्ट मतलब साल के अंत में ली जाती है, वह अंतिम परीक्षा जो होती है उसको हम समेटिव टेस्ट कहते हैं। फॉर्मेटिव टेस्ट किसे कहेंगे? जो साल के बीच बीच में, जैसे त्रैमासिक, 6 महीने के बाद, उसके बाद 9 महीने के बाद, 12 महीने के बाद, ये जो इंटरवली हम टेस्ट लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव टेस्ट कहते हैं या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टीचर इज इंटरप्रिटिंग, टीचर इज इंटरप्रिटिंग हिज और हर स्टूडेंट्स, मतलब वो इंटरप्रिट कर रहा है अपने छात्रों को किस? परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, मतलब ये कि वह कुछ क्राइटेरिया उसने रखा है कि मेरे छात्र अच्छी प्रगति कर रहे हैं। वेलनेस लाइफस्टाइल मतलब उनके लाइफस्टाइल में अच्छा कुछ आ रहा है। तो यह जो टेस्ट होगी वह कौन सी होगी? ऑप्शन क्या है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग और फॉर्मेटिव रेफरेंस टेस्टिंग। लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग भी नहीं है और फॉर्मेटिव टेस्टिंग भी नहीं है, लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग है। क्यों क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग है? बिकॉज ये जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस, ये क्राइटेरिया है, मतलब अच्छे गुण कितने प्राप्त किए हैं, उसके लाइफस्टाइल में कितना अच्छा बदलाव आया है, यह चेक किया है, यह क्राइटेरिया रखा है। इस वजह से क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग? अगर आपको इफेक्टिव टीचिंग करना है तो टीचर का कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो कि की बिहेवियर कहलाता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरिंग भी चाहिए, क्वेश्चनिंग भी चाहिए, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन वो भी चाहिए, लेकिन इन सब में अच्छा बहुत ही प्रभावशाली कौन सा है? इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मतलब क्या? अगर हिस्ट्री का लेसन पढ़ा रहे हो और आप मतलब रोल प्लेइंग के माध्यम से पढ़ा रहे हो तो वह जो है वह इंस्ट्रक्शनल मेथड जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो और मैप लेकर आप अंदर क्लासरूम में जा रहे हो और मैप के ज़रिए आप सारे विश्व की या किसी देश की जानकारी दे रहे हैं तो वह प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग होगा। इस वजह से इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, वैरायटी क्यों होनी चाहिए? ताकि बच्चे आपका लेक्चर अच्छी तरह से रुचि लेकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें रुचि ले सकते हैं। इस वजह से इंस्ट्रक्शनल वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन ameliorating the prevailing
सिचुएशंस मतलब यह कि मौजूदा सिचुएशन जो है उसमें आपको अगर उन्नति करना है, उसमें सुधार लाना है, तो आप नीचे जो रिसर्च के टाइप्स दिए हैं उसमें से किसका चुनाव करेंगे। इतना सीधा और अच्छा प्रश्न है। तो उसमें ऑप्शन उन्होंने दिए हैं अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। ये भी हमें याद रखना है कि जो इंग्लिश वर्ड आए हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं। कभी कभी जो है हिंदी क्वेश्चन पढ़ने के बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज जब हो जाते हैं तब उनको ये देखना होगा कि इंग्लिश में उसे कौन सा वर्ड दिया है। अगर दोनों देखेंगे तो आपका कंफ्यूजन क्लियर होने की संभावना ज़्यादा है और आप करेक्ट ऑप्शन या उत्तर की ओर जा सकते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं व्यवहारत शोध, व्यवहारत शोध कहते हैं। उसके बाद एक्शन रिसर्च को हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम प्रायोगिक शोध कहते हैं और फंडामेंटल रिसर्च को हम मौलिक शोध कहते हैं। ये तो खाली मतलब हिंदी के नाम हो गए, लेकिन इस प्रश्न में जो पूछा है वो याद रखिए, ध्यान में रखिए। मौजूदा सिचुएशन मतलब प्रिवेलिंग सिचुएशन को सुधारना है तो कौन सा रिसर्च का टाइप यहाँ आएगा। तो अप्लाइड रिसर्च मौजूदा सिचुएशन के लिए अप्लाइड रिसर्च नहीं है बल्कि एक्शन रिसर्च है। तो उत्तर तो हमारा एक्शन रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी नहीं है और फंडामेंटल रिसर्च तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आंसर नंबर 2 जो है वह एक्शन रिसर्च है। अब एक्शन रिसर्च कब होता है ये भी तो पता होना चाहिए। एक्शन रिसर्च तभी होता है जब मौजूदा सिचुएशन को आप ऑब्जर्व करते हो और ऑब्जर्व करने के बाद आपको लगता है कि इस घटक में मुझे तात्काल इमीडिएट इफेक्ट मुझे रिसर्च करना है और उसका सॉल्यूशन मुझे उस रिसर्च से ढूंढना है। एक्शन रिसर्च करने के बाद जो सॉल्यूशन आपको मिलता है वह आप अप्लाई कर देते हो और उस समस्या का निराकरण होता है। इस वजह से एक्शन रिसर्च जो है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ इस प्रश्न का आंसर भी एक्शन रिसर्च है, जिसे क्रियात्मक शोध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यह भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रश्न है। प्रश्न कौन सा है देखिए। ए रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोननेस चिल्ड्रन, विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस। उन्होंने एक प्रॉब्लम दिया है, उस प्रॉब्लम के अनुसार नीचे 4 मेथड्स दिए हैं, रिसर्च मेथड्स दिए हैं, और उसमें से एक जो इस प्रॉब्लम को मतलब रिसर्च करने के लिए एक प्रॉपर मेथड है वह आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है वह कौन सा प्रॉब्लम है। ये देखिए, एक जो शोध करता है वह शोधकर्ता यह चाहता है कि उसके जो चिल्ड्रन है मतलब बच्चे हैं, वह बच्चे जो उनका मेथड ऑफ फीडिंग है उसका एंजाइटी और प्रोननेस पे क्या इफेक्ट होता है वह जानने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वह इफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। ये देखिए, मेथड ऑफ फीडिंग, यह जो वेरिएबल है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वह किस पर प्रभाव डाल रहा है, एंजाइटी प्रोननेस चिल्ड्रन। एंजाइटी प्रोननेस चिल्ड्रन मतलब चिंताग्रस्त जो चिल्ड्रन है उनकी चिंता का कारण हमें ढूंढना है। मेथड ऑफ फीडिंग और ये वेरिएबल जो 2 वेरिएबल मैंने आपको बताए, मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोननेस चिल्ड्रन मतलब एंजाइटी प्रोननेस चिल्ड्रन जो है वह डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस समय एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, सर्वे मेथड और केस स्टडी मेथड, ये 4
मेथड्स उन्होंने दिए हैं, लेकिन यहाँ उत्तर जो आया है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। अब हमें यह देखना है कि एक्स पोस्ट फैक्टो का मीनिंग क्या है। आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर द फैक्ट मतलब यह कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये ऐसे ही मतलब रैंडमली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे फीडिंग के भी तीन प्रकार होते हैं, फीडिंग के भी तीन प्रकार होते हैं, मतलब जो खाना हम खा रहे हैं उसके भी तीन प्रकार होते हैं। कौन से तीन प्रकार है? टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग, फूड रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग और फ्री चॉइस फीडिंग। ये जो तीन प्रकार है मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे फ्री चॉइस जो है वो हम सब में उसमें आ जाते हैं, फ्री चॉइस में। वो टाइम रेस्ट्रिक्टेड वाला जो जैसे कोई व्यक्ति है या कोई छात्र है जो 2 बार ही खाना खाता है या हर दिन 3 बार ही खाना खाता है, तो यह टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग हुआ। उसके बाद फूड रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कई ऐसे लोग होते हैं कि जो फूड का कंटेंट जो है वो न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं या कैलोरीज को ध्यान में रखकर फूड खाते हैं, इस प्रकार के। तो ऐसे ऐसे जो फूड फीडिंग का जो टाइप है, मेथड है, वह उस मेथड का एंजाइटी प्रोननेस चिल्ड्रन पर क्या असर होता है, यही तो हमारी समस्या है। और उसके लिए एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो में होता क्या है, वो एक्स पोस्ट फैक्टो में आपको मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें कोई बदलाव, कोई मैनिपुलेशन आप नहीं कर सकते हैं। यह उसकी रिस्ट्रिक्शंस है, खाली ऑब्जर्व करना है और वह दो वेरिएबल को आपको स्टैटिस्टिक के लिए एनालाइज करना है और निष्कर्ष निकालना है। इस वजह से एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो है वही आने वाला है, ना कि एक्सपेरिमेंटल, ना कि सर्वे मेथड, ना कि केस स्टडी। अभी एक्सपेरिमेंटल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बहुत तरह से आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। सर्वे मेथड तो आएगा ही नहीं। केस स्टडी मेथड में एक संस्था या किसी एक व्यक्ति के बारे में बहुत डीप स्टडी होता है, तो यहाँ तो ये चिल्ड्रन दिए ना, एक चाइल्ड नहीं है, यहाँ तो चिल्ड्रन है। इस वजह से एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड इज करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है देखिए, आज के इस वीडियो में हम बस 10 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न लेना मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि हमें उस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर यह आप में यह क्षमता विकसित होती है कि आपको वह प्रश्न को समझने की क्षमता विकसित हो जाएगी, तो आप आसानी से 50 प्रश्न जो है अच्छी तरह से, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो प्रश्नों को अच्छी तरह से समझना होगा, इसी वजह से मैंने 10 ही प्रश्नों की चर्चा आज इस वीडियो में हमने रखी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज एंड इश्यूज में बी मेड पॉसिबल। मतलब क्या है, वर्कशॉप मोड दिया है, कॉन्फ्रेंस दिया है, सिंपोजियम दिया है, रिसर्च आर्टिकल दिया है। तो ये 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। तो ये 4 जो ऑप्शन है उसमें से किस में सबसे ज़्यादा आइडियाज़ एंड इश्यूज जो है वो वाइडर स्पेक्ट्रम में जो पॉसिबल होने वाले हैं, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप होगा। जो भी इश्यूज आइडियाज़ है वह आपस में बहुत सारा इंटरैक्शन होने वाला है और वाइडर स्पेक्ट्रम में वह आइडियाज़ खुल के बाहर आने वाली है। वर्कशॉप में मोड में होता क्या है, जैसे कोई स्किल आपको सिखाना है तो वर्कशॉप अरेंज किया जाता है, तो उसमें आइडियाज़ इश्यूज इतने वाइडर स्पेक्ट्रम में पॉसिबल नहीं है, इस वजह से वर्कशॉप मोड नहीं होगा। उसके बाद सिंपोजियम में होता क्या है कि ये जो सिंपोजियम होते हैं उसका एक कोई चर्चा होती है और चर्चा में सभी लोग कहेंगे तो उतना मतलब वैरायटी नहीं रहता। इस वजह से सिंपोजियम में भी आइडियाज़ और इश्यूज ज़्यादा डिस्कस नहीं होते। रिसर्च आर्टिकल में इसमें तो खाली राइटिंग होता है, बस राइटिंग होगा, इसमें चर्चा नहीं होगी, मतलब वन वे कम्युनिकेशन होगा। तो कॉन्फ्रेंस ऐसी है जहां आप आपका पेपर प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं ताकि सारे लोग सुन भी सकते हैं।
उसके बाद लेज़र टाइम में आप एक दूसरे से मिल भी सकते हैं और वहाँ क्वेश्चन आंसर के लिए भी समय दिया जाता है, उसमें आप क्वेश्चन आंसर की चर्चा भी कर सकते। जब क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन होता है तो बाकी सब डेलीगेट्स को भी वह नॉलेज मिल जाता है। इस वजह से इसमें कॉन्फ्रेंस में आइडियाज़ एंड इश्यूज वाइडर स्पेक्ट्रम में पॉसिबल है। तो कॉन्फ्रेंस यही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या है? इन फाइनलाइजिंग अ थीसिस राइटिंग फॉर्मेट which of the following would form part of supplementary pages? मतलब जो थीसिस होता है, जैसे आप चाहे एमएससी कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो, चाहे मतलब एमकॉम कर रहे हो, चाहे एमलिप कर रहे हो या एमएड कर रहे हो, इसमें और पीएचडी कर रहे हो, उसमें जो थीसिस आप बनाते हो उसमें सप्लीमेंट्री पेजेस होते हैं। उसमें क्या आता है? देखो, टेबल ऑफ कंटेंट तो वो कंटेंट्स में पहले आ जाता है, लास्ट में नहीं आएगा। लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर वो भी पहले आ जाता है, पहले चैप्टर में आ जाता है, या बिफोर पहले चैप्टर आ जाता है, तो वो भी नहीं आएगा। कंक्लूजन्स ऑफ द स्टडी, ये कंक्लूजन्स का एक चैप्टर ही होता है, तो वह भी सप्लीमेंट्री पेजेस में नहीं आएगा। तो आएगा क्या? बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसिस। बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडाइसिस मतलब ये जो आप जितने भी सारे पुस्तकों को आपने पढ़ा है, साइट किया है, या वेबसाइट्स को आपने साइट किया है, तो वो सारी जो बिब्लियोग्राफी में वह जर्नल, वह बुक, वह वेबसाइट, वह सारी जो बातें हैं उसको साइट किया है, वो बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का हिंदी मीनिंग क्या है? वह ग्रंथ सूची होती है या संदर्भ सूची होती है। तो बिब्लियोग्राफी में जो संदर्भ आपने लिए हैं वह सारी सूची वहाँ बिब्लियोग्राफी में आ जाती है। और अपेंडाइसिस में क्या होता है? अपेंडाइसिस में जो भी क्वेश्चनर आपने बनाई है, जो भी इंटरव्यू की सूची आपने बनाई है, वह सारे अपेंडाइसिस में आ जाती हैं। इस वजह से बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडाइसिस is the answer, and option number 3 is correct. In finalizing a thesis writing format, bibliography and appendices would form part of supplementary pages. Next and the last question we will see here now. कौन सा प्रश्न है? 10वां प्रश्न है, देखिए। Which of the following is susceptible to the issues of research ethics? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ससेप्टेबल। अब ससेप्टेबल का अर्थ क्या है? ससेप्टेबल का अर्थ है संवेदनशील, संवेदनशील या किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रभाव होना। ससेप्टेबल, प्रभाव होना। तो रिसर्च एथिक्स में किसका प्रभाव हो सकता है? मतलब ये कि ये जो देखिए ऑप्शन में फैकल्टी रिसर्च, फॉल्टी रिसर्च डिजाइन, चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, इन तीनों का भी प्रभाव होता है, लेकिन सबसे अहम प्रभाव किसका हो जाएगा? इनका हो जाएगा, ना कि फॉल्टी रिसर्च डिजाइन का, ना कि चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक का, और ना कि इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक का, बल्कि रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब आप पूछेंगे कैसे होता है? तो देखिए नीचे जो लाइंस दिए हैं वहां देखिए, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज ससेप्टेबल टू द इश्यूज ऑफ रिसर्च एथिक्स। यहां तो हमारा आंसर मिल गया है, यहां पे 3 नंबर आंसर इज करेक्ट, बिकॉज ऑल रिजल्ट ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, इट इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ अचीव्ड, methodology and main findings. Review any previous work to do with the topic of research and general discussion of how to relates to research, that is support, contests, proves और disproves। ये सारी बातें जो है रिसर्च फाइंडिंग में डिस्कस होती है और उसका रिपोर्ट बनता है, तो वही हमारा ससेप्टेबल इशू है जो कि रिसर्च एथिक्स में आता है। रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, यह आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर।
आई होप मैंने कोशिश तो अच्छी की है, देखेंगे आपको कैसे लगता है। लेकिन ये जो 10 प्रश्न है उसके आंसर आप मत ध्यान में रखिए, आंसर को भी ध्यान में रखिए, लेकिन उसका जो लॉजिक जो है, जो हम प्रश्न को पढ़कर उसके उत्तर तक हम पहुंचते हैं, वह जो लॉजिक है उसको आपको समझना है और वहीं आपको आपके अंदर जो है यह स्किल डेवलप करना है। तो इसी के साथ आज के यह 10 प्रश्नों की चर्चा हमने की है। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।